Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. And if you are an IGNOU BCom student and looking for simple, easy to understand study material, then you are in a right place. On this channel, I'll be uploading important questions, flowcharts, and important concept explanations for BCOC 131, Financial Accounting, and many other subjects of IGNOU BCom. Okay. So in this series, I'm explaining important concepts of PCOC 131, and in my previous videos, there are 6 blocks. I have completed block 1, block 2, block 3. So till final accounts we have completed, and in this video I'm going to start with block number 4, hire purchase and inland branches. So अगर आप लोगों को ये block 1, 2 and 3 को समझना है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इजीली इन वीडियोस को जाके देख सकते हो। एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रहे हैं कॉन्सेप्ट्स, सो प्लीज टेल मी, कमेंट करना, ताकि इससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है एंड आई विल मेक मोर एंड मोर वीडियोस। एंड इसके रिगार्डिंग अगर आपको वीडियोस के रिगार्डिंग कोई भी कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए इन डिटेल या कोई भी बात है, तो आप लोग नीचे टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके मेरे को ज्वाइन कर सकते हो। एंड वहाँ पे पीपीटीज अगर आप लोग कहोगे तो आई विल शेयर देयर टू, ठीक है। एंड इन दिस वीडियो विल स्टार्ट विद ब्लॉक नंबर 4, दैट इज हायर परचेज एंड इनलैंड ब्रांचेस। सो ये जो मैं वीडियोस बना रही हूँ ये डिटेल्ड वर्जन्स हैं, ठीक है। नॉट इनकी प्रॉपर मैं बुक का एक एक चीज़ रीडिंग करके बता रही हूँ, नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, थोड़ा इन डिटेल समझा रही हूँ। बाकी पेपर के टाइम पे आई विल मेक द वीडियोस जिसमें आपको शॉर्ट में हर चीज़ का एक आइडिया मिल जाएगा। ओके ओके, सो हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। हायर परचेज सिस्टम, हायर परचेज सिस्टम इज अ मेथड, ये एक मेथड होता है जिसमें हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं, ठीक है। जो बायर है यानी जो गुड्स खरीद रहा है, जो परचेज कर रहा है, वो गुड्स को परचेज कर रहा है, लेकिन वो पेमेंट अभी नहीं कर रहा सारी, वो किश्तें बनवा रहा है, इंस्टॉलमेंट्स। जब हम कोई भी चीज़ ऐसे एक साथ नहीं परचेज कर पाते हैं, इतना अफोर्डेबल हमारे लिए नहीं हो पाता है, तो हम उसकी इंस्टॉलमेंट्स बनवा लेते हैं, ठीक है। सो वी आर परचेजिंग द गुड, आई एम द बायर, आई एम परचेजिंग द गुड, लेकिन आई एम नॉट पेइंग द मनी राइट नाउ, मैं इमीडिएटली पेमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं इंस्टॉलमेंट में पेमेंट्स करूंगी, ठीक है। तो बायर गेट्स द पोजेशन, बायर को पोजेशन मिल जाएगा ऑफ द गुड इमीडिएटली, उसी टाइम पे उसको पोजेशन मिल जाता है, यानी वो अब उस गुड को अपने साथ रख सकता है, यूज कर सकता है, बट ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड। ओनरशिप विल बी ट्रांसफर जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप लोग फोन परचेज करते हो कि फ़ोन आपका काफ़ी एक्सपेंसिव है ना, आप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, आप पे नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, इंस्टॉलमेंट्स बनवा लोगे। अब इंस्टॉलमेंट्स में क्या होगा, आप मंथली पेमेंट कर रहे हो उसकी, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि वो फ़ोन आपको दे ही नहीं रहे, नहीं, फ़ोन तो आप यूज़ कर रहे हो, आप हर महीने उसकी पेमेंट कर रहे हो, फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो, तो पोजेशन आपके पास आ चुकी है, लेकिन ओनरशिप नहीं आई है। ओनरशिप कब आएगी, जब आप लास्ट किस्त पे कर दोगे, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे, ठीक है। तो पोजेशन मिल जाता है, आप यूज़ कर पाते हो, बट आपको ओनरशिप नहीं मिलती। फीचर्स क्या है, पेमेंट हमेशा इंस्टॉलमेंट्स में होगी इसमें, ठीक है। बायर्स को इमीडिएट पोजेशन मिल जाएगा, अभी उसको वो गुड मिल जाएगा, वो उस गुड को यूज़ कर पाएगा। सेलर जो होगा वो लीगल ओनर रहेगा, यानी जिसने वो बेचा है, ओनर अभी भी वही है जब तक कि फाइनल पेमेंट नहीं हो जाती, बस हम उसको यूज कर पा रहे हैं। हमारे जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, और जो बायर है वो एसेट को यूज कर सकता है, ठीक है, बिफोर बिकमिंग इट्स ओनर। ओनर बनने से पहले हम यूज कर पाते हैं, जैसे फोन आप यूज कर पा रहे हो, जैसे फ्लैट है, ठीक है, फ्लैट की ओनरशिप आपको बाद में मिलेगी जब आप फाइनल किस्त, फाइनल इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे, बट आप उस फ्लैट में रहना तो शुरू कर देते हो ना, तो पोजेशन आपको मिल गई। इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसमें कुछ, जैसे कैश प्राइस, यानी कि एसेट का प्राइस जो हमने इमीडिएटली पे करा होता है ना। फॉर एग्जाम्पल 50 लाख का फ्लैट है, बट मैंने उस टाइम पे टोकन मनी 50,000 रुपए दे दिए, 1 लाख रुपए दे दिए, तो दैट इज द अमाउंट जो मैं इमीडिएटली पे कर रही हूँ, दैट इज द प्राइस ऑफ एसेट, तो उसको हम बोलते हैं कैश प्राइस। ओके, हायर परचेज प्राइस क्या होता है, टोटल अमाउंट, उस हायर परचेज में टोटल वो चीज जितने की है, ठीक है। हायर परचेज का मतलब क्या है, कैश प्राइस जो मैंने अभी दिया है प्लस जो मेरा इंटरेस्ट का पैसा है लगा के, ठीक है। डाउन पेमेंट क्या होती है, जो हम
परचेज के टाइम पे पे कर रहे हैं, जो मैंने बोला ना अभी मैंने जो पे कर दिया दैट इज अ डाउन पेमेंट। इंस्टॉलमेंट एक फिक्स्ड अमाउंट जो हम पीरियोडिकली, मंथली इंस्टॉलमेंट भी होती है, क्वार्टरली भी होती है 4 महीनों में एक बार, ईयरली भी होती है, ठीक है। तो हम किसी भी तरह से पे कर सकते हैं। तो पीरियोडिकली जो हम एक अमाउंट पे करते हैं दैट इज इंस्टॉलमेंट। इंटरेस्ट यानी कि सेलर को जो हम एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं ओवर द टाइम, पेमेंट करते टाइम, ठीक है, दैट इज द हायर परचेज। दिस इज द हायर परचेज सिस्टम, ठीक है, जिसमें हम इंस्टॉलमेंट्स में पैसा पे कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, एडवांटेजेस की और डिसएडवांटेजेस की। देखो बायर, मैं खरीद रही हूँ तो मेरे लिए क्या एडवांटेजेस है, मैं एसेट को इमीडिएटली यूज कर पा रही हूँ, अभी मैं उसको यूज कर पा रही हूँ, दैट इज एन एडवांटेज। उसके बाद पैसे मुझे अभी नहीं देने, मैं इंस्टॉलमेंट में हर महीना करके, हर साल या हर क्वार्टरली के हिसाब से मैं पेमेंट कर दूंगी, ठीक है। फुल पेमेंट मेरे को अभी नहीं करनी पड़ रही, दैट आर ऑल द प्रॉफिट्स फॉर मी, ठीक है। सेलर के लिए, जो इंसान बेच रहा है उसके लिए क्या प्रॉफिट है, उसकी सेल्स बढ़ रही है, ठीक है, उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, उसको पैसा तो मिल ही रहा है लेकिन साथ में इंटरेस्ट भी मिल रहा है, ठीक है। और उसकी ओनरशिप लीगली उसी के पास है, तो उससे सिक्योरिटी भी उसको मिल रही है कि अगर सामने वाला पर्सन पेमेंट नहीं करता है तो मैं उसको गुड दूंगा ही नहीं, ओनरशिप तो मेरे पास है ना, जो मेन प्रॉपर्टी के पेपर्स है वो मेरे पास है ना। तो उसके लिए ये भी फायदा है। डिसएडवांटेजेस, मैं बायर हूँ तो मेरे लिए क्या डिसएडवांटेजेस है कि टोटल कॉस्ट इंटरेस्ट लगाने के बाद काफी ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। ओनरशिप डिले हो जाती है, क्योंकि जब फाइनल पेमेंट करूंगी तभी तो मेरे को ओनरशिप मिलेगी, तो ओनरशिप डिले हो जाती है। उसके बाद हो सकता है गुड्स को रीपोजेस कर दिया जाए। अगर मान लो मैंने पेमेंट नहीं करी, मैंने जो मेरे को किस्त देनी थी इस मंथ की मैं नहीं दे पाई, तो हो सकता है सामने वाला पर्सन वो किसी और को दे दे, पोजीशन किसी और को दे दे, है ना। तो ये रिस्क रहता है, ये सब डिसएडवांटेजेस हैं बायर के लिए। सेलर के लिए क्या है, उसको रिस्क रहता है कि हो सकता है पता नहीं इंस्टॉलमेंट आएगी नहीं आएगी, ठीक है, और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी काफी हाई पड़ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हम डिफरेंस देख रहे हैं कि हमारा एक तो हो गया इंस्टॉलमेंट परचेज, ठीक है, एंड द सेकंड थिंग इज कि हमारा जो हायर परचेज होता है उनके बीच में डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। पहली चीज जो हायर परचेज है उसमें हम ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट के बाद में, ठीक है। जब हमारी फाइनल इंस्टॉलमेंट या फाइनल किस्त हमारी जब चली जाएगी उसके बाद ही हमें ओनरशिप मिलेगी, ठीक है, दिस इज हायर परचेज। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट परचेज में क्या होता है, ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर कर दी जाती है। हायर परचेज में सेलर जो है वो फिर से पोजेशन दे सकता है किसी और पर्सन को अगर डिफॉल्ट हो जाता है उस केस में। इंस्टॉलमेंट में सेलर पोजेशन किसी और को नहीं दे सकता। हायर परचेज इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट चार्ज किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता, ओके। अब हम बायर के उससे कुछ जर्नल एंट्रीज देखते हैं, ठीक है, जिसमें हमारी सबसे पहले आती है एसेट जब खरीदते हैं तो हम एंट्री क्या करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट, ठीक है। एसेट जब भी आता है तो हम डेबिट करते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, हम उसको क्रेडिटर बना रहे हैं कि हमें उसे पेमेंट करनी है। फिर जब हम डाउन पेमेंट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हायर वेंडर टू कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक हमारे पास से गया नॉमिनल अकाउंट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट होएगा, तो हमने क्रेडिट करा हायर वेंडर को डेबिट। इंटरेस्ट जब ड्यू होता है तो हम इंटरेस्ट अकाउंट टू हायर वेंडर अकाउंट करेंगे, जब इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे तो पेमेंट हो रही है तो कैश एंड बैंक, एंड किसको हो रही है, हायर वेंडर को। फिर डेप्रिसिएशन लगेगा, एसेट की वैल्यू हमेशा कम होती है, एसेट इज अ डेबिट, है ना। अब डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट, तो डेप्रिसिएशन टू एसेट, और डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है, हमेशा डेबिट होता है, ओके। नेक्स्ट आती है हमारे पास इनलैंड ब्रांचेस, क्या होती है, एक ब्रांच एक सेपरेट यूनिट होती है बिजनेस की, ठीक है, जो कि अलग प्लेस पे होती है हेड ऑफिस से, हेड ऑफिस से अलग अलग जगह पे ब्रांचेस होती है। इनलैंड ब्रांच जो है वो सेम कंट्री में है, ठीक है, एक ऑफिस, एक हमारा हेड ऑफिस है, फिर उसकी अलग अलग ब्रांचेस होती है ना, अलग अलग कंट्रीज में। तो एक ही कंट्री में जो अलग अलग ब्रांचेस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनलैंड ब्रांच। ऑब्जेक्टिव क्या होता है ब्रांच अकाउंटिंग का, अलग अलग ब्रांचेस के अकाउंटिंग का, एक तो ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस हमें दिख जाता है, उसके बाद ब्रांच के ऑपरेशंस को हम कंट्रोल कर पाएंगे, अगर वो ज़्यादा लॉस में जा रही है तो हम फिर जो भी हमारे मेजर्स होंगे वो ले पाएंगे ना, ब्रांच परफॉर्मेंस को मेजर कर पाते हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर पाते हैं। ब्रांचेस में एक होती है डिपेंडेंट ब्रांच, ठीक है, कंप्लीट बुक्स वो नहीं बनाएगी, हेड ऑफिस जो होगा वो सारा उसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड वो रखेगा,
एंड गुड्स जो भी उसको सप्लाई करे जाएंगे वो हेड ऑफिस की तरफ से होंगे। तो डिपेंडेंट ब्रांच टोटली डिपेंडेंट रहती है अपने हेड ऑफिस पे, बुक्स भी नहीं बना रही है, बुक्स सारा हेड ऑफिस बना रहा है, और जो भी गुड्स सप्लाइड वगैरह जो भी उसको सप्लाई होके मिल रहा है वो सारे कौन कर रहा है, हेड ऑफिस कर रहा है। ठीक है, इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, अपनी बुक्स खुद बनाएगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने खुद बनाएगी, एंड ग्रेटर ऑटोनॉमी, खुद करती है वो सब कुछ, किसी पे कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं। ब्रांच अकाउंटिंग के मेथड्स क्या होते हैं, पहला होता है डेटर मेथड, जिसको बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड है। ठीक है, जो हमारे स्मॉल डिपेंडेंट ब्रांचेस होती है ना, जो हमारे हेड ऑफिस पे डिपेंडेंट रहती है, उनके लिए काफ़ी सूटेबल होता है। एंड इसमें जो ब्रांच का अकाउंट होता है उसके हिसाब से हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। स्टॉक एंड डेटर सिस्टम क्या होता है, इसमें हम स्टॉक का, हमारे डेटर का, हमारे एक्सपेंसेस का अलग अकाउंट बनाते हैं, इसमें कंट्रोल ज़्यादा मिलता है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंट सिस्टम क्या होता है, इसमें हमारी जो ब्रांच होती है वो ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट हर चीज़ अलग ही बनाएगी। नेक्स्ट आते हैं ब्रांच अकाउंट डेटर सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे डेबिट साइड पे हमारा ये ऐसे अकाउंट बनते हैं टी फॉर्मेट में, दिस इज द डेबिट साइड, दिस इज द क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड पे हमारे पास ओपनिंग स्टॉक आता है, हमारा गुड्स जो भी हमने ब्रांच को भेजे थे वो गुड्स आएंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी हमारा कैश एक्सपेंसेस हुए हैं, हमारे जो भी एक्सपेंसेस का खर्चा है वो आएगा, हमारे ब्रांच का खर्चा। क्रेडिट साइड पे क्या क्या आएगा, जो भी ब्रांच से पैसा आया है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग डेटर्स, ब्रांच का जैसे बैलेंसिंग फिगर करके इधर हमारा जो निकलेगा वो हमारा ब्रांच का प्रॉफिट निकलेगा। गुड्स सेंड टू ब्रांच का एक अकाउंट बनता है, जिसमें हमारा गुड्स को यूजुअली या तो कॉस्ट पे बेचते हैं या इनवॉइस प्राइस। कॉस्ट हो गया नॉर्मली जो हम कॉस्ट प्राइस लेके चलते हैं, इनवॉइस प्राइस क्या होता है, कॉस्ट में हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट का मार्जिन जोड़ देते हैं। ठीक है, अगर हम इनवॉइस प्राइस पे बेच रहे हैं तो जो लोडिंग जो यानी प्रॉफिट एलिमेंट है उसको हम करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए अच्छे से एडजस्ट करना पड़ेगा, वरना इससे क्या हो सकता है, प्रॉफिट में हमारी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है ब्रांच अकाउंटिंग के, ब्रांच परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ब्रांच के ऑपरेशंस पे बेटर कंट्रोल मिलता है, फ्रॉड है, एरर है, वो इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे, और मैनेजमेंट को असिस्ट करता है डिसीजंस लेने में। नेक्स्ट लिमिटेशंस क्या है, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाती है और टाइम कंज्यूमिंग है। अगर ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हैं तो फिर ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करनी है ना, तो टाइम कंज्यूमिंग है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ब्रांच में क्या डिफरेंस है, डिपेंडेंट खुद की कंप्लीट बुक्स नहीं बनाएगी, इंडिपेंडेंट बनाती है। डिपेंडेंट अकाउंट्स इनका हेड ऑफिस बनाएगा, इंडिपेंडेंट खुद अकाउंट्स बनाएंगे। डिपेंडेंट की ऑटोनॉमी कम है और यहाँ पे ऑटोनॉमी ज़्यादा होती है। ठीक है, ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ऑटोनॉमी कम है डिपेंडेंट पे, यानी वो खुद के ऑपरेशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि कंट्रोल कर कौन रहा है, हेड ऑफिस कर रहा है। एंड मोर ऑटोनॉमी होती है इंडिपेंडेंट पे, यहाँ पे वो अपने ऑपरेशंस वगैरह को खुद कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये अगर छोटी ब्रांचेस है, कम ब्रांचेस है, तो उसके लिए ज़्यादा सूटेबल होता है डिपेंडेंट, क्योंकि हेड ऑफिस संभालने का कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ब्रांचेस बहुत ज़्यादा है तो हेड ऑफिस किस किस का ऑपरेशंस को संभालेगा, क्या क्या देखेगा, तो इसलिए उस केस में फिर हमारे पास बेटर क्या ऑप्शन होता है कि सब अपनी इंडिपेंडेंटली अपने अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करो। ठीक है, सो ये हमारा ब्लॉक नंबर 4 था। देन ब्लॉक एंड 5 एंड 6 रह गए हैं, वो आपके ये 5 मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियोस में काफ़ी लंबी लंबी नहीं बनाना चाहती। 5 एंड 6 मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रही हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट कर देना, ताकि मेरे को इससे मोटिवेशन मिलता रहे एंड आई अपलोड मोर वीडियोस। कोई भी डाउट है किसी भी कॉन्सेप्ट पे इन डिटेल वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, आई डेफिनेटली मेक दैट वीडियो। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय। एंड यस, वन मोर थिंग, डिस्क्रिप्शन में आपको पुरानी सारी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। एंड मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको वीडियोस जब भी कोई अपलोड करूँगी नहीं तो वहाँ पे एक बार इंटीमेट कर दूँगी, आप लोगों पे मैसेज डाल दूँगी। ठीक है, एंड अगेन थैंक्स, बाय।